फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हमने आईएनसी की फॉर्मेशन पढ़ी, मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने आईएनसी की फॉर्मेशन पढ़ी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। आईएनसी की फॉर्मेशन पढ़ी, उसके बाद हमने मॉडरेट फेस पढ़ा था कि जब 1885 में फॉर्मेशन हुई, 1905 तक जो आईएनसी का जो काम रहा वो किस तरह से रहा। तो हमने ये पढ़ा था कि 1885 से 1905 तक जो लीडर्स थे, कौन थे आपके? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, ये सब थे। और इनकी मेथड क्या थी? ये काम करते थे 3P पे। तो ये क्या काम करते थे? इनकी मेथड थी 3P। एक तो भैया कुछ अगर प्रॉब्लम है तो ये पता क्या समझते थे? ये समझते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक्चुअल में बुरे लोग नहीं हैं। उनको बस क्या है कि उनको हमारी जो कंडीशन है वो पता नहीं। उनको ये लगता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और इंडियंस पे उसका जो असर हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम उनको बताएंगे कि नहीं, आप जो कर रहे हो उस पर हमारा जो इफेक्ट हो रहा है वो गलत है, तो वो मान जाएंगे। तो वो सोचते थे कि 3P हैं हमारे, एक तो प्रेयर है, दूसरा हमारा पिटीशन है, और तीसरा हमारा प्रोटेस्ट है। तो ये तीनों मेथड क्या है? एक तो भैया प्रेयर कर दो जाके कि यार मतलब बोल दो अंग्रेज़ों को कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, इस तरह से। अगर वो नहीं ना माने तो एक रिटर्न में इनको पिटीशन दे दो, इस तरह से। अगर वो फिर भी ना माने तो एक क्या करो, पब्लिक मीटिंग्स करो, लोगों को अवेयर करो। जो पब्लिक है ना उसको अवेयर करो मतलब उनको बताओ कि हाँ देखो ये गलत है, इस तरह से है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो पब्लिक को बोलें कि आप आके स्ट्राइक करो या इस तरह से, कुछ नहीं। बस आप क्या करो, मीटिंग्स करो, मीटिंग्स में पब्लिक को बोल दो, पब्लिक को बताओ कि इस तरह से हमने पिटीशन दी है, ऐसा है वैसा है, उनको अवेयर करो बस। ठीक है। और प्रोटेस्ट भी करना है तो कैसे करना है? गवर्नमेंट से पूछ के कि हम इस टाइम पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं, आपकी परमिशन है नहीं है, मतलब हर कुछ विद इन लॉ को तो तोड़ना ही नहीं है। ये किसकी मेथड थी? मॉडरेट्स की। अब हमने पढ़ा था कि मॉडरेट्स ने कुछ सक्सेस हासिल की थी। पिछले लेसन में देखा था कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बोला था कि आप इंडियनाइजेशन से करो। फिर उसके बाद जो 1891 का एक्ट आया था, तो उसमें इनके ही कारण थोड़ी सी सीटें बढ़ी थी। क्या होता एक था ना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो जब लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें क्या था, मेंबर्स एक तो होते थे ऑफिशियल और एक थे नॉन ऑफिशियल। तो नॉन ऑफिशियल्स में होते थे इंडियंस। तो उस उन्होंने क्या किया था कि उसमें इंडियंस की संख्या को थोड़ा सा बढ़वाया था। बजट का जो अंग्रेजों ने एक प्रोविज़न दिया था कि आप जो बजट है, आप उस बजट में आप उस बजट को क्या कर सकते हो, आप उस बजट को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लेकिन कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछोगे। और उसके बाद फिर आप जो असली पावर है बजट डिसाइड करने की, वो तो अंग्रेज़ों के पास ही रहेगी। ठीक है। तो ये सबसे क्या हुआ, ये तो 1905 तक का फेज़ रहा। उसके बाद 1905 के बाद क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट आए। मतलब थोड़ी सी कांग्रेस की आइडियोलॉजी चेंज हुई। उस आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म। अब आप ध्यान रखना, है मिलिटेंट वर्ड तो है, तो आप इससे ये मत समझ जाना कि मिलिटेंट नेशनलिज्म का मतलब वायलेंस है या लोगों मतलब अंग्रेज़ों का खून करो, 1857 जैसी क्रांति कर दो, नहीं। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, मिलिटेंट नेशनलिज्म का मतलब क्या है? पहली बात, वो लोग फॉरेन रूल से नफरत करते थे। वो लोग ब्रिटिशर्स में बिलीव नहीं करते थे कि ब्रिटिशर्स सही हैं। दूसरी बात, वो लोग मासेस की कैपेसिटी में बिलीव करते थे। मासेस मतलब लोग। जो मॉडरेट्स थे वो मासेस में बिलीव नहीं करते थे। ये बात सही है कि वो उनको अवेयर करने की कोशिश करते थे पेम्पलेट से, रिजोल्यूशन से, बट ऐसा नहीं होता था कि वो लोगों को ले आए कि आप जो है स्ट्राइक करो, प्रेशर बनाओ, इस तरह से नहीं था। जो आपके जो थे मॉडरेट्स, वो उनका अल्टीमेट गोल क्या था? सेल्फ डोमिनियन। सेल्फ डोमिनियन का मतलब आप समझो कि जैसे मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि जिस तरह से प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता, तो ऐसे भी अंग्रेज बैठे रहें, कुछ ना करें, और असली जो काम है वो हम लोग करें, जैसे प्राइम मिनिस्टर करता है। ये मॉडरेट्स का था। ठीक है। लेकिन उनका धीरे धीरे वो कर रहे थे, धीरे धीरे रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, और अल्टीमेट गोल ये था। एक्सट्रीमिस्ट का शुरू से ही गोल ये था कि हमको तो सिर्फ स्वराज्य ही चाहिए। ठीक है। तो ये था। दूसरा क्या करते थे कि वो डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन में बिलीव रखते थे। कौन? एक्सट्रीमिस्ट। अब डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन क्या होता है? डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन देखो क्या है। जैसे कि मान के चलो अभी अभी हम लोगों को जैसे कुछ एग्ज़ाम है, अगर एग्ज़ाम नहीं हो रही है तो हम लोग स्ट्राइक करेंगे। तो स्ट्राइक आप क्या बिना परमिशन के कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप क्या करोगे? गवर्नमेंट से परमिशन मांगोगे। गवर्नमेंट आपको एक डेट देगी कि हाँ भाई 10 तारीख को इतने बजे आप जो है
किसी भी जगह पे गुलशन गार्डन या कोई सा भी गार्डन है वहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर लेना। डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन का मतलब क्या है, कोई इंटरमीडियरी नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट, सीधे जाओ स्ट्राइक करो, दुकानें पे जो सामान को जो नहीं उसको यूज़ नहीं करना, मतलब कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, सीधे पॉलिटिकल एक्शन। और वो लोग मासेस में बिलीव करते थे, और जो वो कहते थे कि हाँ अगर हमको सेल्फ सेक्रीफाइस, जैसे लाला लाजपत राय ने किया, कि अगर ये जो है आज़ादी सेल्फ सेक्रीफाइस मांगेगी और हर इंडिविजुअल को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो वायलेंस को सपोर्ट करते थे। ठीक है, ये हो गया। ये सब तो हमने देखा कि एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी क्या थी, एक्सट्रीमिस्ट क्या थे। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसे रीज़न क्या हुए 1905 के बाद कि ये आइडियोलॉजी वाले लोग डेवलप हुए। तो देखो पहला रीज़न क्या था, 1 सेकेंड, हाँ। तो रीजंस क्या थे कि रियलाइजेशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। तो वो लोग समझ गए थे कि अंग्रेजों का जो असली मकसद क्या है, जो वो उनका असली नेचर क्या है। तुम कुछ हमको बढ़ा तो रहे नहीं हो, और जो है हमारे पास वो भी छीन रहे हो। जैसे कि इस बीच में 1896 से 1900 में इतने भुखमरी थी, इतने लोग मरे, उसके बाद भी आपने कुछ ध्यान नहीं दिया। पहला तो ये था। उसके बाद आपका 1891 का जो काउंसिल एक्ट आया, उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने जो मेजोरिटी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो नॉन ऑफिशियल्स की मेजोरिटी थी, उसको आपने सिर्फ 10 से 16 कर दिया। ये तो बहुत कम है, रिप्रेजेंटेशन जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बहुत कम है। और उनको भी कोई आपने अधिकार नहीं दिया। आपने क्या उनको बोला कि ठीक है तुम बजट है तो बजट में हाँ एक दो चीज़ें बोल लेना, क्वेश्चंस पूछ लेना, हाँ पर सब कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कोई मतलब बहस करने की आपको आज़ादी नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप बजट में हैं, आपने आपने बोल दिया कि ये एजुकेशन पे इतना खर्चा करो, बस एक बार बोल दिया, बस अब बोल के चुप हो जाओ, कलम इतना ही था। बाल गंगाधर तिलक को, नाथू ब्रदर्स को आपने बिना किसी ट्रायल के, इनके ऊपर केस थे तो बिना किसी ट्रायल के आपने इनको डिपोर्ट कर दिया, सज़ा दे दी, तो वो उससे नाराज़ थे। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आया था एक, किसके टाइम में, करजन के टाइम में, उसमें इंडियन मेंबर्स को कम कर दिया। आप सोच सकते हो, आप बढ़ाने की जगह कम कर दिया। तो इस तरह से वो लोग समझ रहे थे कि ये ट्रू उनका असली नेचर, कि इंस्टेड ऑफ गिविंग समथिंग एक्सेस, इंस्टेड ऑफ गिविंग व्हाट इट डिजर्व, आप और कम कर रहे हो। ठीक, सेल्फ को, अगला रीज़न क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। अब ये जो लीडर थे आपके बाल गंगाधर तिलक, औरबिंदो घोष, इन सब के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हम लोगों को मासेस को इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो जब मासेस को इन्वॉल्व करना चाहिए तो वो उनके इस कॉन्फिडेंस के साथ उनकी वो आइडियोलॉजी भी डेवलप होती जा रही थी। अगला रीज़न क्या है, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन। आप इसको समझो, एजुकेशन बढ़ा, वेस्टर्नाइजेशन, अवेयरनेस भी बढ़ी, सही क्या है, गलत क्या है, राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या हैं। अब उनको दिखने लग गया कि हम इतने अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब इंडियंस को तो सर्विस मिलती ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट देखी, उन्होंने पॉवर्टी देखी, गरीबी देखी कि इंडिया में कितनी गरीबी है और पहले क्या था और अब क्या था। तो पहले से ही नाराज़ तो थे, जब ये सब दिखने लग गया तो और ज़्यादा नाराज़ हो गए, तो उससे भी ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हुई। अगला, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। जापान अपने बलबूते पे, एक एशियन कंट्री था, जापान ने अंग्रेज़ों, मतलब इतना छोटा नेशन, अपने बलबूते पे पहले तो अंग्रेज़ों को वो उसने बैकफुट पे किया, और दूसरा अपने बलबूते पे एक इंडस्ट्रियल नेशन बन गया। ठीक है, साउथ एशिया का कंट्री, कॉन्फिडेंस आ गया कि ये भी तो हमारे जैसे हैं। इथियोपिया अफ्रीका में ऐसी जगह में अंग्रेज़ों को हरा दिया गया, जिसको बोलते हैं अबिसिनियन विक्ट्री। बोअर्स वॉर हुई, बोअर वॉर, ये साउथ अफ्रीका में हुई, इसमें अंग्रेज़ों को हरा दिया गया। इसके अलावा दूसरे जो ये इथियोपियंस ने इटली वालों को हराया था, इटली भी यूरोपियंस ही है ना, तो उनको, तो ये सब के जो है उनके अंदर और कॉन्फिडेंस आ गया कि ये सब जब अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ठीक है, हमारी तो इतनी पॉपुलेशन है। उसके बाद हम देखेंगे इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन। इससे क्या हुआ, ये जो अपने इंडियंस थे वो सोचने लग गए कि ये वेस्टर्नाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज भी थी उस टाइम, तो ये जो हमारी आइडेंटिटी है, सेल्फ आइडेंटिटी, वो ख़त्म हो जाएगी, ये हमको पूरी तरह से अंग्रेज़ बना देंगे। और उसके बाद बहुत सारे स्कॉलर्स थे इंडिया में, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इस तरह से थे। तो वो ये उन्होंने इंडिया के जो पास्ट को बताया, ग्लोरियस पास्ट बताया। तो इससे इससे क्या हुआ, इससे एक इंडियन होने का कॉन्फिडेंस आया, और उनको ये था कि हमारा कल्चर हमको
जो वेस्टर्न कल्चर को पूरा सबमर्ज नहीं होने देना है और वेस्ट इंडियन कल्चर को पूरा सबमर्ज नहीं होने देना है और एक आइडेंटिटी हमारी मेंटेन रखनी है। ठीक है। डिससेटिस्फेक्शन विद द मेथड्स ऑफ मॉडरेट्स। अब ये जो 3 P थे, प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट, इससे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। ना खुश होने के कारण ही दूसरे जो रिजल्ट मिल नहीं रहे थे, तो भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हुई। कर्जन, लॉर्ड कर्जन ऐसा बताते हैं कि अगर लॉर्ड कर्जन ना होते तो हिस्ट्री कुछ और होती। इन्होंने क्या क्या किया देखो, एक तो यूनिवर्सिटी एक्ट लाया 1904 में, नई नई यूनिवर्सिटी ज़रूर बनाई, पर यूनिवर्सिटीज़ पे इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए। रीज़न यही था कि वो लोग कहते थे कि यहाँ से जो है रिवोल्यूशनरीज निकलते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी पे अगर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे तो वो कंट्रोल में रहेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये तो जब सेडिशन की धारा लगा दी गई, ठीक है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, कहीं भी छापा मार सकते हो। सबसे बड़ा पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था, इससे बहुत ज़्यादा ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हुई। एक्सिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट। अब ऐसे कुछ लोग डेवलप हो गए थे ऐसे लोग थे जिनकी ऐसी सोच डेवलप हो गई थी। मिलिटेंट मैंने बताया ना, वायलेंस से मतलब मत समझना। लाला लाजपत राय पंजाब में थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में डेवलप की, बिपिन चंद्रपाल, अरबिंदो घोष, ये सब कहाँ थे, ये आपके बंगाल में थे। तो इस तरह से लीडर्स डेवलप हुए, इसलिए ये आइडियोलॉजी और बढ़ी। एक ट्रेंड लीडरशिप डेवलप हुई। ट्रेंड लीडरशिप किसकी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल। और ये ऐसी लीडरशिप थी जो कि मासेस को, जो एनर्जी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी, उसको यूज़ कर सकते थे। मासेस की एनर्जी को सबसे ज़्यादा अगर अच्छे से किसी ने यूज़ किया है तो वो थे महात्मा गांधी, और यही रीज़न था हमको इंडिपेंडेंस मिला। लेकिन ये जो मासेस को यूज़ करने का सबसे पहला तरीका था, आई वुड से कि बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। शिवाजी गणपति फेस्टिवल, फिर वो शिवाजी फेस्टिवल, इस तरह से जो हुए। ठीक है, तो ये जो मासेस को यूज़ करने के लिए जो एक लीडरशिप चाहिए थी, वो इस टाइम डेवलप हो गई थी, तो इसलिए भी ये जो है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हुई। तो इस लेसन में हमने यही देखा कि 1905 के बाद कैसे कांग्रेस में कैसी आइडियोलॉजी डेवलप हुई। अभी हम देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण स्वदेशी मूवमेंट आया, फिर कांग्रेस में ही 2 आइडियोलॉजी डेवलप हो गई, एक हो गई मॉडरेट, एक हो गई एक्सट्रीमिस्ट, तो उन दोनों में लड़ाइयाँ हुई। इस तरह से हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव योर फीडबैक, कमेंट्स, आपको और आगे क्या पढ़ना है। थैंक यू सो मच।